फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और इसके लिए हम वाचिक ध्वनियों का प्रयोग करते हैं। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। सामान्यतः भाषा को वैचारिक आदान प्रदान का माध्यम कहा जा सकता है। भाषा आभ्यंतर अभिव्यक्ति का सर्वाधिक विश्वसनीय माध्यम है। दोस्तों, भाषा के बिना मानव सर्वथा अपूर्ण है और अपने इतिहास तथा परंपरा से विच्छिन्न है। अपने समाज या देश की भाषा तो हम लोग बचपन से ही अभ्यस्त होने के कारण अच्छी तरह से जानने लग जाते हैं, पर हमें दूसरे देश या समाज की भाषा को सीखना पड़ता है, तभी हम उसे समझ पाते हैं, बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं। संसार की सभी बातों की भांति भाषा का भी मनुष्य की आदिम अवस्था के अव्यक्त नाद से अब तक बराबर विकास होता आया है और इसी विकास के कारण भाषाओं में सदा परिवर्तन होता रहता है। दोस्तों, इसी प्रकार हिंदी भाषा का विकास भी कई कालखंडों में हुआ है। भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी आज भी देश की राजभाषा है और साथ ही साथ संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर भी इसे राष्ट्रभाषा जितना ही गौरव प्राप्त है। हमारे देश भारत में हिंदी भाषा के विविध रूप हैं। इन्हीं विविध रूपों की हम अपने आज के अध्याय में चर्चा करेंगे और हिंदी भाषा के विविध रूपों के बारे में विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, हिंदी के विविध रूप। दोस्तों, किसी भी भाषा के अनेक रूप देखे जा सकते हैं। भाषा अभिव्यक्ति का मौखिक स्वरूप ही होती है। यह मौखिक स्वरूप प्रत्येक प्रयोक्ति अथवा प्रयोग संदर्भ के अनुसार हमेशा परिवर्तित होता रहता है और इसी प्रकार भाषा औपचारिक और अनौपचारिक संदर्भों में भी हमेशा परिवर्तित होती चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। भाषा की पहचान केवल यही नहीं है कि उसमें कविताओं, कहानियों और उपन्यासों आदि का सृजन होता है या फिर इससे हम रोजी रोटी कमाते हैं। रोजी रोटी का माध्यम बनने की विशिष्टताओं के साथ साथ भाषा का नया आयाम सामने आया है और इसके जो विविध रूप है वो देखने को हमें मिलते हैं। जैसे बोलचाल की भाषा है, एक होता है मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम इन्हें समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं बोलचाल की भाषा किसे कहते हैं। यदि आपको बोलचाल की भाषा को समझना है तो उसे जानने के लिए आपको समझना होगा बोली किसे कहते हैं, बोली को समझना होगा। और बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता है। विश्व में जब किसी जन समूह का महत्व किसी भी कारणों से बढ़ जाता है तो उसकी बोलचाल की बोली भाषा कही जाने लगती है। भारत में ऐसी बहुत सी बोलियां, बहुत सी भाषाएं हैं, अन्यथा वह बोली ही रहती है। स्पष्ट है कि भाषा की अपेक्षा बोली का क्षेत्र, उसके बोलने वालों की संख्या और उसका महत्व कम होता है। साथ ही साथ दोस्तों, एक भाषा की कई बोलियां होती हैं क्योंकि भाषा का क्षेत्र विस्तृत होता है। जब कई व्यक्तियों का बोलियों में पारस्परिक संपर्क होता है तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है। आपस में मिलती जुलती बोली या उपभाषाओं में हुए आपसी व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है। इसे हम सामान्य भाषा के नाम से भी जानते हैं। लेखन में बोलचाल की भाषा को व्यापक महत्व नहीं मिला हुआ है। हिंदू और उर्दू भाषा भाषियों को यह लगता था कि यह भाषा, जो बोलचाल की भाषा है, वह गंभीर तत्व चिंतन को व्यक्त नहीं कर सकती और ना ही यह विज्ञान के गांभीर्य और साहित्य की रसनीयता को अपने शब्दों में ढाल सकती है। यही कारण है कि जहां हिंदी उर्दू में आपको पर्याप्त साहित्य देखने को मिलेगा, इस बोलचाल की भाषा में कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा। हिंदी और उर्दू में शास्त्र रचना हुई, विज्ञान साहित्य लिखा गया, लेकिन बोलचाल की भाषा में कोई भी ऐसा गंभीर प्रयास नहीं किया गया या ऐसा कोई साहित्य नहीं लिखा गया। जबकि
महात्मा गांधी ने अपने साहित्य में इस भाषा का काफी प्रयोग किया, फिर भी यह भाषा साहित्य रचना के माध्यम रूप में उस समय अपना महत्वपूर्ण स्थान ना बना सकी और यह हमेशा बोलचाल की भाषा बनकर ही रह गई। आज जब हिंदी के कई लेखकों ने काव्य भाषा संबंधी आदर्श परिवर्तित किया है और जिस तरह से वह बोलता है उसी तरह से वो लिखता है, ऐसा कर लिया है, तब कहीं जाकर यह भाषा साहित्य रचना के माध्यम रूप में भी दिखाई देने लगी है। शास्त्र और विज्ञान की भाषा तो आज भी बोलचाल की भाषा नहीं बन पाई है, यानी कि बोलचाल की भाषा में कोई भी साहित्य या आज के टाइम में कोई विज्ञान साइंस वगैरह आदि में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। उसके लिए हिंदी इंग्लिश इन्हीं भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं हिंदी के दूसरे रूप मानक भाषा। मानक भाषा कौन सी भाषा होती है दोस्तों? भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञान कोश के अनुसार किसी भाषा की उस विभाषा को परिनिष्ठित भाषा कहते हैं जो अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है तथा उन विभाषाओं को बोलने वाले भी उसे सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। भारत जैसे देश में जहां बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, वहां पे हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे सभी लोग समझ लेते हैं। इसीलिए हिंदी ही आज के समय में मानक भाषा के रूप में आगे भी स्थापित होती रहेगी। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा भी होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया भी बिल्कुल निश्चित होती है। मानक भाषा को हम टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है। कौन सी होती है वो? हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक इत्यादि मानक भाषाएं हैं। किसी भाषा के मानक रूप का अर्थ है उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द और शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियों, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से उस भाषा को सभी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता है। यानी कि जिस भाषा में अधिकतर ये सब साहित्य, शब्द रचना, मुहावरे, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग किया गया है और जिसे जो एजुकेटेड समाज है, जो पढ़ा लिखा समाज है, इसे मानता है, उसे हम मानक भाषा कहते हैं। यदि किसी लेखन या भाषाई इकाई में विकल्प ना हो तब तो वही मानक होगा, किंतु यदि विकल्प हो तो अपवादों की बात छोड़ दे तो कोई एक मानक होता है जिसका प्रयोग उस भाषा के अधिकांश शिष्ट लोग करते हैं। किसी भाषा का मानक रूप ही प्रतिनिष्ठित माना जाता है। भाषा के लगभग समूचे क्षेत्र में मानक भाषा का प्रयोग होता है। मानक भाषा एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है। उसका संबंध भाषा की संरचना से ना होकर सामाजिक स्वीकृति से होता है, यानी कि वह भाषा जिसे पूरा समाज, पढ़ा लिखा समाज हो या बाकी और समाज हो, उसे स्वीकृत करता है, वही भाषा मानक भाषा होती है। मानक भाषा को इस रूप में भी समझा जा सकता है कि समाज में एक वर्ग मानक होता है जिसकी हर बात को, उसका बोलना, खाना पीना, रीति रिवाज, उसकी हर बात को माना जाता है और मानक भाषा मूलतः उसी वर्ग की भाषा होती है। संपर्क भाषा दोस्तों, जब हमें किसी अपने एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से, एक समाज को दूसरे समाज से जब संपर्क स्थापित करना हो, उनके बीच जिस भाषा का आदान प्रदान होता है, जो भाषा बोली समझी जाती है, वही संपर्क भाषा कहलाती है। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति, राज्य राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों ही हो सकती है। आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। संपर्क भाषा के रूप में जब भी किसी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा अथवा राजभाषा के पद पर आसीन किया जाता है, तब उस भाषा से कुछ अपेक्षाएं भी रखी जाती हैं। और जब कोई भाषा संपर्क के रूप में उभरती है,
तब राष्ट्रीयता या राष्ट्रता से प्रेरित होकर वह प्रभुता संपन्न भाषा बन जाती है, यानी कि उस भाषा का प्रभुत्व पूरे समाज पर हो जाता है। यह तो जरूरी नहीं है कि मातृभाषा के रूप में इसके बोलने वालों की संख्या अधिक हो, पर द्वितीय भाषा के रूप में इसको बोलने वाले बहुसंख्यक होते हैं। दोस्तों, अब हम जानते हैं राजभाषा। राजभाषा यानी कि राज्य की भाषा। जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा को एक जैसा मान लेते हैं और इनके अंतर को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों में अंतर है। दोनों भाषाएं समान, दोनों राजभाषा और राष्ट्रभाषा समान नहीं है। इनके अर्थ भिन्न भिन्न हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों के संपर्क की भाषा होती है, लेकिन राजभाषा केवल सरकार के कामकाज की भाषा है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी अपनी राज्य भाषाएं हैं, मतलब जो भी राज्य है, उस असम है तो असमी भाषा का प्रयोग होगा, जो राज्य है वो अपने राज्य की भाषा का प्रयोग करता है। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु, एक पुल का कार्य करती है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक मानी जाती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएं राजभाषा है और आज हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का प्रयोग मुख्यतः 4 क्षेत्रों में अपेक्षित है: शासन, विधान, न्यायपालिका और कार्यपालिका। सामान्यतः दोस्तों किसी भी देश की राजभाषा में ही वहां की संसद की कार्यवाही चलती है और साथ ही साथ सचिवालय का कामकाज होता है और न्यायालयों तथा प्रशासनिक इकाइयों द्वारा भी जो कार्य किया जाता है वह भी राजभाषा में किया जाता है। कई देशों में राष्ट्रभाषा और राजभाषा एक ही होती है, किंतु भारत जैसे बहुभाषा भाषी देशों में राजभाषा की घोषणा स्वतंत्र रूप से की जाती है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया, लेकिन यह भी कहा गया कि अगले 15 वर्ष तक अंग्रेजी सह राजभाषा रहेगी। तब से आज तक अनेक बार अंग्रेजी के इस काल को बढ़ाया जा चुका है और आज भी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भारत की सह राजभाषा बनी हुई है। अब हम जानते हैं दोस्तों राष्ट्रभाषा। किसी भी भाषा का प्रारंभिक रूप बोली होती है, ये हम सभी जानते हैं। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि कारणों से कोई बोली विकसित होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है और जो उसका प्रयोग क्षेत्र है वो बढ़ता जाता है। भिन्न भिन्न बोलियों के प्रयोक्ता समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उस भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। विद्वानों के प्रयासों से भाषा के रूप को आदर्श और मानक रूप मिलता है। साथ ही साथ शिष्ट जन उस मानक रूप का प्रयोग करने लगते हैं तथा क्षेत्रीय प्रभाव के साथ उस भाषा का प्रयोग करते रहते हैं। क्षेत्र के निवासियों का उस भाषा के प्रति भावात्मक लगाव हो जाता है। वे अन्य राष्ट्रीय प्रतीकों के समान ही उसके प्रति गौरव और सम्मान की भावना रखने लगते हैं और तब उस भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के शब्दों में, जब कोई आदर्श भाषा बनने के बाद भी उन्नत होकर और भी महत्वपूर्ण बन जाती है और पूरे राष्ट्र या देश में अन्य भाषा क्षेत्र तथा अन्य भाषा परिवार क्षेत्र में भी उसका प्रयोग सार्वजनिक कामों आदि में होने लगता है, तो वह राष्ट्रभाषा का पद पा जाती है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा हो सकती है। अब आप अंग्रेजी को देखिए, यह आज अमेरिका, इंग्लैंड तथा कनाडा आदि कई देशों की राष्ट्रभाषा है। संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो नहीं दिया गया है, लेकिन इसकी व्यापकता को देखते हुए हम इसे राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी की तरह न केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी व्यापक है। वह हमारी सामाजिक संस्कृति अस्मिता की भाषा है।
महात्मा गांधी जी के अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो और जिसको बोलने वाले बहुसंख्यक हो और जो पूरे देश के लिए सहज रूप में उपलब्ध हो, यानी कि जिस भाषा को पूरे देश के हर क्षेत्र के निवासी समझ सके, बोल सके, पढ़ सके, वही भाषा राष्ट्रभाषा हो सकती है। उनके अनुसार भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी ही राष्ट्रभाषा के निर्धारित अभिलक्षणों से युक्त है। दोस्तों, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में बोली, समझी और पढ़ी जाती है और अधिकतर लोग इसे समझ लेते हैं, जबकि जो अन्य क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो हर हर मतलब भारत के बहु व्यापक क्षेत्रों में उसे नहीं समझा जाता, ना ही लोग उसे समझ पाते हैं। किंतु हिंदी को संविधान ने आज भी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया है, परंतु लोग हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के समान ही उसका सम्मान करते हैं और उसको मानते हैं। दोस्तों, ये तो थे हिंदी भाषा के विविध रूप। और भी हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों के विषय में हम महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देते रहेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, आपके मन में जो भी प्रश्न आता है उसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।